जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खैर, हुमा ने उसकी पसंद की एक फ़्रॉक पसंद की और बिल की अदायगी के बाद हम लोग शूज़ खरीदने चले गए। बाटा की उस शॉप पर एमन ने अपने लिए शूज़ लिए। ज़ेब भी हमारे साथ ही थी, वो भी शादी की शॉपिंग कर रही थी। उसने एक हील वाली सैंडल पसंद की जिसकी ब्लैक स्ट्रैप थी। हुमा बोली, भाई हम लोगों ने गारमेंट शॉप पर भी जाना है, जल्दी करें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। उस वक्त सपहर का वक्त था और हम हैदर भाई की गारमेंट शॉप में दाखिल हुए क्योंकि हैदर का भाई और ख़ुद हैदर शहर में एक शॉप संभाले हुए थे। हमारी गोड़ियाँ गारमेंट शॉप में दाखिल हुईं तो मैं थोड़ा सा झिझक रहा था क्योंकि मैं पहली बार अपनी बहनों के साथ गारमेंट्स खरीदने आया था। ज़ेब को देखते हुए उसके भाई ने हमें बैठने का इशारा किया और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। ज़ेब, हुमा और एमन ड्रिंक पीने लग गईं। मैंने अपना ग्लास खाली किया तो एमन ने इशारे से मुझे एक पर्ची पर तीनों ने कुछ नंबर लिख कर दिया। मैंने जब पर्ची देखी तो नीचे लिखा हुआ था, इन नंबरों में कॉटन के चाहिए। मैं काउंटर पर चला गया। दूसरी तरफ हैदर के भाई कस्टमर को उनकी मनपसंद चीज़ें दिखा रहे थे। खरीदारों में ज़्यादातर लड़कियां थीं। पहली बार ये सब देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मुझसे आगे एक लड़की खड़ी थी। मैं उसके पीछे खड़ा था। उसने पजामा और शर्ट पहनी हुई थी। गोरी रंगत, ब्लैक पजामा और वाइट शर्ट, ऊपर से ब्लैक मास्क पहने वो मेरे आगे खड़ी थी। मैं उसके पीछे था। मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो वो फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली। शॉप पर ज़्यादा रश होने की वजह से किसी ने भी हमें नोट नहीं किया। मैंने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे शरारत की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुरा दी और फिर आगे उसको देखने लगी। मैंने सरगोशी करने के अंदाज में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यारी हो तुम। उसने शर्माकर इधर-उधर देखा और बोली, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा। और आप? मैंने भी सरगोशी करते हुए कहा, मैं नवाबजागा इमरान हूँ, कंगनपुर से। और तुम? वो पीछे मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं दुनियापुर से हूँ, पुजारी की बेटी हूँ और महकमा लाइफ स्टॉक में तैनाती हुई है मेरी। इसी दौरान मैं उसके बराबर में आ गया क्योंकि ज़्यादा देर उसके पीछे खड़ा नहीं रह सकता था और दूसरा मुझे हुमा बाजी देख रही थी और दूसरी दोनों भी मेरी तरफ ही मुतवज्जे थीं, जिसकी वजह से मुझे रजनी के पीछे से हटना पड़ा। वो बदस्तूर मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने चुप की जुमूद तोड़ते हुए कहा, तुम कौन से अस्पताल में तैनात हो? तो उसने बोला, मैं फ़िलहाल तो शहर में हूँ। अब चूंकि ईद कुर्बान की वजह से रश है तो हम अपने अमले के साथ मंडी में जाकर बीमार जानवरों को मेडिसिन देते हैं। मैं बोला, मैं भी किसान हूँ और मेरा दुम्बा बीमार है, कभी इसे भी चेक करने आए ना? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने दुम्बे को लस्सी पिलाओ, उसे गर्मी है। इसी दौरान मुझे हैदर के भाई मुराद ने देख लिया तो वो मेरे हाथ से लिस्ट लेते हुए बोला, जी नवाबजादे साहब, आपको लाइन में लगने की क्या ज़रूरत थी? आप सीधा मेरे पास आ जाते। तो मैं रजनी की तरफ इशारा करते हुए मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं नहीं मुराद साहब, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना एक शानदार एहसास होता है। रजनी मेरी बात सुनकर शर्मा गई। हमारी मुस्कुराहट का एक बार फिर से तबादला हुआ और फिर वो उसने शोल बॉय से कहा, जो उसे चाहिए था। मैंने देखा तो उसके चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने दुकानदार से सामान लेकर अपने बैग में डाल लिया और बाहर जाने लगी, जबकि मैं उसी के शहर में जकड़ गया। वो गेट पर वापस पलटी और स्माइल करते हुए निकल गई। शायद अलविदा कहने का उसका यही अंदाज था। मुराद भाई मेरी कैफियत जानते हुए बोले, क्यों रे मजनू, तेरी लैला तो चली गई, कोई नंबर शंबर भी लिया है कि नहीं? तो मैं बोला, जी नहीं मुराद भाई, चोरी नंबर नहीं देकर गई, वो दरअसल मैं शर्मा गया था, मुझसे नहीं लिया गया। उसका नंबर आप सामान दे, हमें जल्दी है। मुराद भाई,
अच्छा यार, देता हूँ। जो तुमने लिख कर दिया है उसमें पिंक कलर नहीं है। मैंने हुमा की तरफ देखा मगर वो ज़ेब के साथ बातें कर रही थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से बोल दिया कि ग्रे कलर दे दे। मुराद भाई, वैसे आप भी ना अब दूल्हे बनने वाले हो। उन्होंने सामान दिया और बोले, साथ ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और हम दरिया की तरफ निकल गए, क्योंकि बचपन से अब तक जब भी हम शहर आए तो दरिया की सैर किए बिना नहीं जाते थे। यहाँ से जैसे ही मैंने दरिया की तरफ गाड़ी मोड़ी तो ज़ेब बोली, इमरान भाई हमें देर हो रही है, प्लीज़ जल्दी घर चलें। हुमा बाजी बोली, कुछ नहीं होता, बस चंद मिनट दरिया की ताज़ा हवा एंजॉय कर लें, फिर घर चलते हैं। आज दरिया पर बहुत रश था, क्योंकि शाम का वक्त था तो लोग पूरी जगह पर घूमने आए थे। कुछ लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे और कुछ लोग मोटर लगी बोट पर दरिया के तेज़ तरीन पानी को एंजॉय कर रहे थे। मैंने गाड़ी पार्क की और हम दरिया की तरफ चल दिए। सब यहाँ खुश थे, मगर एमन के ऑफ कलर होने की मुझे परेशानी थी। भाई, आपने मुझे कुछ खिलाया नहीं है। मैं बोला, क्या खाना है मेरी परियों ने? तो सोहा बोली, हमने समोसे खाने हैं। दरिया के चस्का पॉइंट के समोसे काफ़ी मशहूर थे। हम टेबल पर बैठे, जहाँ सामने दरियाए सिंध अपनी पूरी आबोताब से रवां दवां था। वेटर ने हमें समोसे सर्व किए तो सोहा ने प्लेट पर हमला करते हुए वेटर से कहा, आज चने नहीं दिए साथ में? तो थाल से समोसे निकालते हुए बाबाजी बोले, बेटा माजरत ख्वाह हैं, आज चने जल्दी ख़त्म हो गए हैं। हुमा बोली, बाबाजी आप तो जानते हैं हमने कौन सा रोज़-रोज़ यहाँ आना होता है। तो बाबाजी पतीले से कुछ बचे खुचे चने प्लेट में डालकर दे दिए और बोले, ले बेटा, खुश रह। आज वाकई रश था, लोग पिकनिक मनाने आए हैं। हम लोगों ने समोसे खाए और दरिया के किनारे चले गए, जहाँ ज़ेब बोली, हुमा, इमरान से कहीं कि कश्ती वाले से कहो कि हमने दरिया की सैर करनी है, कितने पैसे लेंगे? सोहा भी बोली, जी भाई, मैं भी सैर करूंगी। मैंने देखा एक 40-45 साल का मल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जा था। हमें देखते हुए बोला, बेटा मैं 200 लूँगा, बैठ जाएं। 200 ज़्यादा है, मैंने कहा। तो बाबाजी बोले, बेटा आपको तो पता है कितनी महंगाई है। तब ज़ेब ने अपनी मेहंदी वाले हाथ अपने पर्स में डाले और 200 रुपए निकालकर बाबाजी को देते हुए बोली, चलें बाबाजी, आप बोट स्टार्ट करें। सब जल्दी से बोट में बैठ गईं। ज़ेब की अम्मी भी पीछे ना रहीं, वो भी बैठ गईं। मुझे शर्म आती थी ज़ेब से। बाबाजी बोले, बेटा तुमने नहीं जाना? तो मैंने कहा, नहीं बाबाजी, मैं इधर ही ठीक हूँ। मैंने एमन की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई एक बंदे की जगह है, एमन तुम आ जाओ और बैठ जाओ। एमन, मैं नहीं जाऊंगी। उसका मूड काफ़ी ख़राब था। हुमा ने मुझे आँख मारते हुए इशारा किया, इसे क्या हुआ है? अब मैं हुमा को क्या बताता कि एमन का खूबसूरत ख्वाब दम तोड़ गया है, इसलिए वो अपसेट है। बाबाजी ने बोट स्टार्ट की तो मैंने कहा, बाबाजी गहरे पानी में मत जाना, कश्ती में हमारा सरमाया मौजूद है। ये ना हो कि आप हमारी दुल्हन को गहरे पानी की नज़र कर दें, कल उसकी शादी है। मेरी बात सुनकर ज़ेबर उसकी माँ हंसने लगी। बाबाजी बोले, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मुसाफिर मुझे जान से प्यारे हैं। उसने पग बांधी और इंजन स्टार्ट करते हुए कश्ती का रुख दरिया की तरफ मोड़ दिया। ज़ेब ने सफ़ेद पजामा और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। वो मेरे सामने कश्ती पर बैठी और जैसे ही वो बोट में बैठने लगी तो मुझे एक हसीन नज़ारा देखने को मिला और सोचने लगा वो कितना खुश नसीब होगा जिसके साथ कल उसकी शादी है। ज़ेब पानी को देखकर तालियां बजा रही थी। मुझे एक ही जगह पर घूरते देखकर हुमा ने मेरी नज़रों का ताक़ुब किया तो उसकी नज़र भी ज़ेब पर पड़ी। तो उसने मुझे घूरा मगर मैंने शर्माते हुए इशारा किया कि क्या नज़ारा है यार, कसम से। इतने में उनकी कश्ती दरिया में चली गई और वो पानी की मौजों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। मुझे अकेला देखकर एमन मेरे करीब आई और धीरे से बोली, इमरान यार सॉरी। मैं उसे नर्वस देखते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं है, अब भूल जाएं इस बात को। एमन दरिया के किनारे मस्तियां करते हुए बहुत सारे जोड़े देख रही थी। हम पुल की करीब ही सीढ़ियों पर बैठ गए। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एमन बोली, इमरान भाई जो कुछ आपने देखा प्लीज़ इसका जिक्र किसी से मत करना। देखो हम दोस्त हैं, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। मैं बोला, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा हो जाता है। अब तुम जवान हो, तुम्हारे भी तो अरमान हैं, पर अफसोस तुम्हारा सब कुछ अधूरा रह गया।
एमन, नहीं नहीं, वो ये सब अचानक हो गया। मैं तो ऐसे नहीं चाहती थी, पर पता है उसने जब फोर्स किया तो मैं इनकार नहीं कर सकी। चले छोड़े, आप हुमा को मत बताइएगा, मौका मिलने पर मैं खुद उसे बता दूंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसकी नज़रों में देखते हुए कहा कि तुम भी वादा करो कि तुम फराज को नहीं छोड़ोगी। उससे नहीं हुआ, इसीलिए वो अपने हवास खो बैठा। एमन ने अपने चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, तुम उसकी तरफ हो कि मेरी तरफ? मैंने उंगली फराज की तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। तो वो बोली, ये फिंगर तो किसी और की तरफ है। मैं बोला, फिंगर उसकी तरफ है पर मैं तुम्हारी तरफ हूँ। इतने में हमें करीब करीब बैठे देखकर एक मांगने वाला आया। मुझे देखकर सराइकी अंदाज में बोला, भला होवे, शाला जोड़ी सलामत रहे, कोई 10वें रुपए माई को खैरात चा दे। मैंने 10 रुपए निकाले और उसे देखते हुए कहा, माई हम मियाँ बीवी नहीं। तो वो मुस्कुराते हुए आगे चली गई और एमन बोली, नवाबजादे तुझे सब बुरा लगा है क्या? तो मैं बोला, नहीं तो, आपको कैसा लगा? तो वो बोली, मुझे तो बुरा नहीं लगा। देख नवाबजादे, कोई भी लड़की कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका मंगेतर खोटा सिक्का हो। मैंने उसको इसीलिए गुस्सा किया है कि वो अपनी कमज़ोरी दूर कर ले। मैं बोला कि तुमने उससे मोहब्बत की है और वो भी तुमसे प्यार करता है। एमन बोली, वो बात तो है, मगर मुझे लगता है कि वो मम्मी डैडी है, तुम्हारी तरह मर्दाना वजाहत का मालिक नहीं है। मैं बोला, हम पेंडू लोग इसी वजह से तो मार खाते हैं। महबूब भी पहलवान जैसा ढूंढते हैं और हर चीज़ में बनावट पसंद नहीं करते। अभी वो मम्मी टेडी है, जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तब वो पूरी तरह गबरू जवान लगेगा। ईमन अपना सर मेरे कंधे पर रखकर बोली, यार देख लेना कहीं तुम उसकी तरफदारी तो नहीं कर रहे। मैं बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हकीकत में तुम्हारे लिए बहुत मौजू है। ईमन बोली, वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना नाबजादे? मैं बोला, नहीं अभी तक तो नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड। ईमन, फिर तुझे कैसे मालूम है कि डर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? उसने बड़ा जानदार सवाल किया, तो मेरा जवाब हो गया हाँ। ईमन ने मेरी खामोशी देखते हुए हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ तुझे कैसे मालूम हुआ ये सब? तो मैंने दानिस्ता तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। तो ईमन का इश्तियाक और बढ़ गया और वो बोली, मेरा वादा है मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, प्रॉमिस करें कि ये बात हमारे बीच रहेगी। तो उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, जी बताएं। मैं बोला, प्यार तो नहीं किया किसी से, मगर वो सब कर लिया है जो उसके बाद होता है। ईमन के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो पहली बार मेरे साथ इतनी फ्रैंक हुई थी। वो हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखने लगी, फिर हिम्मत करके बोली, कौन थी वो? मैं बोला, वो अपना साहिर नहीं है जो हमारे तरबूज के खेत हर साल खरीदता है, उसकी भाभी कोमल थी।